हेलो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं वीडियो काफ़ी लेट लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि मैं कुछ कारणवश फैमिली का कुछ इशू था, कुछ अपना पर्सनल इशू था, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो फिर से हम आपके लिए वीडियो लेके आए एक इम्पोर्टेंट लर्निंग के साथ में, जो आई थिंक आपके लिए कहीं न कहीं एक कुछ डिसीज़न लेने में आपके लिए हेल्प करेगी। और कुछ कमेंट्स भी आए हैं उससे रिलेटेड, मुझे उस वीडियो से रिलेटेड, तो मैं उस कमेंट को भी आपको वीडियो के साथ में शेयर करूंगा कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं आप लोगों के। तो चलते हैं बिना देरी करे वीडियो की तरफ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग में। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि HSP और SSP में क्या डिफरेंस है, और क्या HSP को सैलरी मिलती है और क्या SSP को सैलरी मिलती है, और कौन सा पोटेंशियल बायर ज़्यादा अर्निंग करता है और कौन सा कम अर्निंग करता है। ठीक है, तो सिंपली डेप्थ नॉलेज हम इस वीडियो में उनकी करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, कि लास्ट में हमने कुछ आपको की पॉइंट्स बताए हैं जिससे कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे कि आपको इन फ्यूचर इस लाइन में करियर बनाना है तो किस लाइन में आपको जाना चाहिए, यानी किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो चलते हैं सिर्फ अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं हम कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए। तो उन कंपनी की तरफ से जो काम करते हैं, जो यानी कि हमारा वाईफाई लगाते हैं, तो दो कंडीशन में वे लोग काम करते हैं। सबसे पहला, दो डिपार्टमेंट के रूप में वे काम करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट होता है हमारा इंजीनियर का, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है हमारा एसोसिएट इंजीनियर का। यानी कि दो लड़के साथ में मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसके थ्रू वे अपना एक काम करते हैं। काम में क्या क्या काम करते हैं, वो जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों से रिलेटेड वर्किंग करते हैं। जियो एयर फाइबर का अगर आप मान के चलो तो जियो एयर फाइबर की वो इंस्टॉलेशन भी करते हैं और एसआर भी करते हैं। ठीक है, वहीं अगर जियो फाइबर की बात करें तो जियो फाइबर में इंस्टॉलेशन की टीम अलग से होती है, यानी कि दो लड़के जो होते हैं जियो एयर फाइबर में जो होते हैं वो इंस्टॉलेशन की टीम वो अलग होगी, और जो एसआर की टीम होती है यानी कंप्लेंट्स की जो टीम होती है वो अलग होगी। बट एयर फाइबर में दोनों के पास में कंबाइन स्किल होती है, यानी कि वो फाइबर की जो एयर फाइबर की एसआर भी करेगा, यानी कंप्लेन भी करेगा और इंस्टॉलेशन भी करेगा। अब इनको बात करते हैं इनके सैलरी का। सैलरी क्या क्या इनको सैलरी मिलती है। सैलरी दोनों सिनेरियो में सेम ही होती है। अगर आप इंजीनियर की सैलरी लगा के रखें तो 21,000 रुपये इन हैंड मिलता है। डिपेंड करता है कि लोकेशन टू लोकेशन। वहीं अगर आप मेरठ साइड में चले जाओ तो 13 से 15,000 रुपये के समथिंग मिलता है। उत्तराखंड के पास चले जाओ तो वो भी, हिमाचल के पास भी चले जाओ तो वो भी 13-15 के हिसाब से ही मिलता है। पर दिल्ली NCR में 21,000 रुपये इन हैंड मिलता है इंजीनियर को। ये आपको वेरी करता रहेगा आपके लोकेशन टू लोकेशन। अब इसमें एक पॉइंट और बनता है कि सर मैं तो अलग सिटी का रहने वाला हूँ, बट मेरे यहाँ पे सैलरी कम क्यों है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही लोकेशन आप, हमारा ज्वाइनिंग लेटर जो होता है कंपनी के थ्रू जो हमारी ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो उसके ऊपर एक मेंशन सैलरी लिखी जाती है कि आपको जो बेसिक सैलरी है वो हाईएस्ट 25,000 रुपीज़ होगी, यानी 25,000 रुपये। बट 25,000 रुपये वो वेरी करेगा कि आपका लोकेशन क्या है और वर्किंग क्या है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी वो डिसाइड की जाएगी। तो इस वजह से सैलरी वेरी कर सकती है, बट काम सेम रहेगा। दूसरी चीज़, डिपार्टमेंट आता है हमारा जो एसोसिएट इंजीनियर होता है, जो साथ में उसका हेल्पर लड़का होता है इंजीनियर के साथ, उसकी सैलरी होती है मैक्सिमम 17 से 18,000 रुपये, और इन हैंड जो मिलता है ये तो इन हैंड मिलने के बाद में उसका भी वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन सेम। ये जो एसोसिएट इंजीनियर होता है उसकी सैलरी कभी भी एक एरिया में के हिसाब से फिक्स होती है, दूसरे एरिया के साथ में अलग से फिक्स होती है, यानी कि दूसरे एरिया में अलग सैलरी होगी और एक एरिया में अलग सैलरी होगी। तो ये दोनों की सैलरी जो है आपकी लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, काम सब सिर्फ सेम ही रहेगा। अब इंस्टॉलेशन में जो इंजीनियर होता है या जो एसआर में जो इंजीनियर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि JPW चलाना, यानी कि मोबाइल से जो वर्किंग होता है हमारा वो काम करना, प्लस जो उनका मेन वर्किंग होता है रिपेयरिंग का। सपोज करो एयर फाइबर का टीम का जो लड़के हैं वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसको जो सारे सिग्नल वगैरह का मैचिंग करना होता है वो इंजीनियर करेगा। और AI का जो वर्किंग होता है उनका तार वगैरह लगाना, गिट्टी वगैरह लगाना, इंजीनियर को सामान में उठाने में रखने में हेल्प करना, तो बेसिकली ये AI का काम होता है। वहीं अगर फाइबर की बात करी जाए तो फाइबर में इंजीनियर काम होता है कि ऐसा अगर इंस्टॉलेशन में है तो वायर को डलवाना AI के साथ में, प्लस उसके कनेक्टर्स को बनाना, एक्टिवेशन करना और कस्टमर्स को डेमो देना। अगर वहीं AI का काम के ऊपर बात करें तो AI का काम होता है इंजीनियर के साथ में
वायर को डलवाना, उसको प्रॉपर गिट्टी के साथ में फिट करना, प्लस अगर उसके पास एआई को डेमो देना आता है तो डेमो देना, और कस्टमर का कोई क्वेरी हो तो उसको भी सोल्व करवाना। तो ये बेसिकली एआई का काम होता है। अगर एसआर के ऊपर बात आ जाए तो एयरफायर में, एसआर में सेम इंजीनियर का काम होता है कि कनेक्टर वगैरह चेंज करना, वायर को रिप्लेस करवाना, प्लस आपको जो टीएचडी के थ्रू बात करना, और हमारे जो बैकएंड होते हैं इंजीनियर के, उनके थ्रू बात करना, प्लस जो वायर अगर रिसेट और हार्ड रिसेट वगैरह सब चीज़ करना। वहीं एआई का काम के बारे में बात की जाए, एसोसिएट इंजीनियर के बारे में बात की जाए, तो एसोसिएट इंजीनियर का काम होता है कि इंजीनियर को वायर अगर चेंज करा है तो वायर में चेंज करवाने में उसको हेल्प करना और गिट्टी वगैरह लगाना, प्लस उसको सिग्नल को प्रॉपर तरीके से मैच करवाना। अगर ऊपर नीचे का होता है, जैसे टेरिस पे डिवाइस लगता है और कस्टमर एंड पे दूसरा रहता है, टेरिस पे दूसरा रहता है, तो उसमें जो कंबाइन की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सोल्व करवाना। तो बेसिकली इंजीनियर का काम होता है और एसोसिएट इंजीनियर का दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है। अगर अलग अलग काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता कि वो अच्छे से काम कर पाए। तो अब बेसिकली सैलरी हमने डिस्कस कर लिया, कितनी सैलरी इनको मिलती है और क्या क्या इनको होता है। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी वर्किंग टाइमिंग क्या होती है। वर्किंग टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक, हाईएस्ट 7 बजे तक रहता है, और सुबह आपका 9 साढ़े 9 बजे से वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। वहीं आपको पर डे आपको मंथ में 4 वीक ऑफ मिलते हैं, वीकली आपको एक छुट्टी का प्रावधान मिलता है, नहीं छुट्टी मिलती है आप इसमें, और आपको इसको रेगुलाइज करके अपना पैसा आप एडजस्ट करा सकते हो। रेगुलाइज आपको मंथ में 8 रेगुलाइज मिलती है, जिसमें आप 4 रेगुलाइज अपना वीक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और 4 रेगुलाइज बाकी अगर आपको इमरजेंसी है, कोई चोट वगैरह लग गई है, या आपको घर पे इमरजेंसी में जाना है, तो आप अपने मैनेजर के थ्रू डिस्कस करके उनको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक से 2 छुट्टी आपको पीएल और सीएल और एसएल के रूप में भी मिलती है, जिसे आप इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको छुट्टी या लीव मिलती है। अब इसके साथ में बात करते हैं कि आपको इसमें मैनेजर कैसे काम करता है। मैनेजर आपका असाइन किया जाता है, आपके ऊपर एक मैनेजर असाइन किया जाता है। वो एक मैनेजर 15 से 20 बंदों की जो टीम होती है उसको हैंडल करता है, जिसमें वो उसके साथ में इंजीनियर और एसोसिएट इंजीनियर दोनों होते हैं, और वो उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको वर्किंग देता है। सपोज करो आप एयर फाइबर के बंदे हो, तो आपका मैनेजर भी एयर फाइबर के ही डिपार्टमेंट में होगा। वो एसआर के डिपार्टमेंट में आपका मैनेजर काम नहीं करेगा, वो एयर फाइबर के डिपार्टमेंट में ही आपके साथ काम करेगा। और वो कॉल्स वगैरह जो भी होंगी उसके साथ में वो कुछ आपको कॉल्स असाइन करना, आपके कॉल्स को, कस्टमर्स की क्वेरीज को सोल्व करवाना आपके साथ में, तो वो आपके साथ में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये मैनेजर का आपके साथ में कोऑर्डिनेट होता है। अब इसके साथ में बात करते हैं कि आपको सैलरी और मंथ किस तरीके से आपका एडजस्ट होता है। अगर आपका सैलरी का देखा जाए, पहले मंथ की बात करते हैं। मंथ आपका 20 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का आपके यहाँ पे मंथ होता है। अधिकतर कंपनियों में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख या 30 तारीख के लिए मंथ होता है, बट हमारा जो जियो में काम होता है, जियो में जो मंथ की एंड और डेट स्टार्ट होती है वो 20 तारीख से लेकर 20 तारीख तक रहती है। अब इसमें बट आपको सैलरी मिलती है 7 तारीख को ही। अब आपको हो गया सर अगर 20 तारीख को मंथ खत्म हो गया तो 17 दिन बाद सैलरी क्यों मिल रही है। तो उस सिनेरियो में होता है क्या कि जब कोई बंदा स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है तो कंपनी मान लो सपोज करो आपने 21 तारीख में ज्वाइनिंग करी या 1 तारीख को ज्वाइनिंग करी। मैं अपना फर्स्ट आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया था जून में, बट मुझे सैलरी जो मिली थी अगर देखा जाए तो 1 तारीख से मैंने ज्वाइन किया तो मेरी 10 दिन की सैलरी नहीं आनी चाहिए, 20 से लेकर 1 तारीख तक। बट मेरी जो सैलरी आई थी वो पूरी आई थी 1 तारीख से लेकर, अगर मैंने 20 तारीख तक काम किया था, बट मुझे जो पैसा मिला था वो 30 डेज का मिला था। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कंपनी 10 दिन का पैसा एडवांस दे के चलती है। बट ये कहीं कहीं पे वर्किंग करता है, कहीं कहीं पे नहीं भी करता, यानी कि किसी को मिलता भी है, किसी एम्प्लॉय को किसी को नहीं भी मिल पाता। अगर इनकेस आपको नहीं मिलता तो जब कभी भी आप जॉब छोड़ोगे तो अब आपको फाइनल में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपको 20 तारीख से 20 तारीख का आपका मंथ क्लियर होता है और सैलरी आपको मिलती है 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच की डेट में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अब पहले बात करें हमारा किस कंपनी के थ्रू हमारी सैलरी आती है। पहले सैलरी आती थी हमारी कुटुंब केयर की तरफ से। भले देखो हम काम करते हैं जियो रिलायंस का, बट जो हमें सैलरी देते हैं पहले लास्ट सितंबर तक हमें कुटुंब केयर देती थी। बट अब क्या हो गया है कि अब अगर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं और न्यू ज्वाइनिंग होती है या जो ओल्ड ज्वाइनर हैं वो भी सब क्यूज की तरफ से ही स्विच कर दिए गए हैं। तो अब हमें सैलरी प्रोवाइड करती है जो करती है क्विज क्रॉप लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, जो हमें जिसके नाम से हमें सैलरी स्लिप और सैलरी मिलती है। ठीक है, बट सैलरी सेम ही मिलेगी। सैलरी में आप ये मत बोलो कि सर ये नहीं कैसे डाउट रखना कि सर जियो सैलरी देती तो अच्छी सैलरी देती या टाइमली सैलरी देती। यहाँ पे जो सैलरी होती है वो सेम फिक्स होती है, तो वो आपको इतनी ही मिलती है क्विज की तरफ से भी और जियो की तरफ से भी। दूसरी बात, सैलरी आपको टाइमली मिल जाती है।
अब इसमें सैलरी में आपको अब आता है क्वेश्चन पीएफ और ईएसआई का। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर में आपको ईएसआई नहीं कटता, क्योंकि ईएसआई कटने का एक रीज़न है, क्योंकि 20,000 के ऊपर ईएसआई जो क्लेम होता है वो नहीं कटता है। 20,000 के नीचे ही ईएसआई कटता है, यानी कि आपकी 20,000 से नीचे सैलरी है तो आपको ईएसआई कटेगा, अदरवाइज ईएसआई आपका नहीं कटेगा, ईएसआई फंड नहीं कटेगा। तो अगर आप इंजीनियर हो तो आपको ईएसआई फंड नहीं कटेगा, ओनली आपका पीएफ अमाउंट कटता है। पीएफ अमाउंट करता है आपकी सैलरी के हिसाब से। सपोज करो हमारी सैलरी 21,000 रुपये है इंजीनियर के हिसाब से, और मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ तो मेरा 1,800 रुपये पीएफ कटता है। बट अगर वहीं आप मेरठ हो या अदर सिटी में हो जहाँ पे सैलरी आपकी कम है या हाई है, तो आपके सैलरी के हिसाब से वो पीएफ कटेगा। वो वेरी करता है, 18% या आई थिंक 12% के हिसाब से वो पीएफ कटता है। अगर आपको सही वे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सैलरी का कितना % पीएफ कटता है। दूसरी चीज़, अगर आप एआई हो यानी कि एसोसिएट इंजीनियर हो तो आपका जो सैलरी का ईएसआई भी कटता है, क्योंकि आपकी सैलरी जो है 20,000 से नीचे होती है, प्लस आपका पीएफ भी कटता है। तो पीएफ ईएसआई आपका दोनों कटता है। अगर आपका फर्स्ट रोल ये पीएफ कट रहा है, आपने कभी भी रिसेंटली कंपनी में काम नहीं किया और आपका फर्स्ट टाइम आपका पीएफ कटा है, तो आपको 6 मंथ बाद पीएफ नंबर आपको में दिया जाता है, यानी कि यूएनए नंबर और पीएफ नंबर दोनों दिया जाता है। अगर आपने ऑलरेडी किसी पीएफ आपने काम किया है किसी कंपनी में और वहाँ पे ऑलरेडी आपका पीएफ कटता था, तो आपका सेम यूएनए नंबर पे ही आपका पीएफ जो है स्टार्ट हो जाता है, कटना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए इंजीनियर के हिसाब से और एसोसिएट इंजीनियर के हिसाब से। अब इंजीनियर के हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए आपकी इंटर के साथ में, प्लस आपको कोई डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप एसोसिएट इंजीनियर हो तो आपके साथ में इंटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो आपके लिए और भी बेटर है, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, आप इंटर से भी क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कब निकलती है और कैसे आप अप्लाई करोगे। वैकेंसी इसमें साल में 2 बार निकलती है, एक मई और जून में और दूसरा मार्च और अप्रैल में। मई और जून और मार्च अप्रैल में जब वैकेंसी निकलती है तो ये आपको इसमें अप्लाई करने के लिए 2 सिनेरियो है। ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे ना ही कोई डिटेल्स डाली जाती है, ना ही आपको किसी भी पोर्टल पर इसकी ऑनलाइन डिटेल्स मिल पाएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो। सबसे पहले आप नियर बाई अपने ऑफिस को सर्च मार सकते हो कि जियो फाइबर नियर बाई टेलीकॉम ऑफिस क्या है, वहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट करके अपना रिज्यूमे प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप इस मंथ के आसपास अपना ज्वाइनिंग करना चाहते हो तब। दूसरी चीज़, अगर आपको डायरेक्ट रिज्यूमे नहीं दे सकते हो या आपको इंटर है आपके पास आउट है बट आप डायरेक्ट रिज्यूमे देते हो तो आपको लगता है कि मेरा कैंसिलेशन ना हो जाए, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे किसी पर्सन से आपको फ्रेंडशिप करनी होगी, और उसके थ्रू या फ्रेंडशिप करने के 2 कंडीशन 2 सिनेरियो हैं। फर्स्ट रोल, पहले आप उससे कोई कनेक्शन ले लीजिए किसी भी इंजीनियर से, तो आपके साथ में कंबाइन हो जाएगा, आपके साथ में अटैच हो जाएगा, जिससे कि आप उसके फ्रेंडशिप करने के साथ साथ में उसको टच में रहिए जब तक आप उसकी ज्वाइनिंग मतलब हायरिंग आती है। और हायरिंग आने के बाद जैसे ही वो आपको बताता है कि हाँ हायरिंग आ चुकी है, तो आप उसके साथ में रिज्यूमे दे सकते हो उसको, जिससे कि वो आपके अपने रेफरेंस पे आपको लगवा सकता है। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो के साथ में आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये था सब प्रोसीजर कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय काम करता है उन सब का। अब बात करते हैं HSP, यानी कि जो कंपनी की तरफ से ठेकेदारी में काम करते हैं। अब ठेकेदारी में काम कैसे करना होता है कि अब कुछ टाइम से पहले जब से ये एयर फाइबर आया, एयर फाइबर अभी रिसेंटली लमसम 8 या 10 महीने हो गए हैं, जो दिल्ली एनसीआर में जो ये लोग ठेकेदारी जिसको हम बोलते हैं वो आ चुके हैं। आई थिंक ये ऑल ओवर इंडिया में आ चुके हैं, बट दिल्ली एनसीआर में तो कंफर्म है। अब ठेकेदार कैसे होते हैं, आप सभी को पता है कि ठेकेदारियों का मतलब होता है कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं ये एक एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का। अगर आपने दिल्ली एनसीआर में आप रहने वाले हो या आप आसपास दिल्ली एनसीआर के रहते हो तो आपने खोड़ा कॉलोनी का नाम जरूर सुना होगा। तो एक खोड़ा कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। तो उसमें क्या है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पर्सन ने वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम, एक एरिया कवर कर लिया कि उसने कुछ अमाउंट दिया, सिक्योरिटी अमाउंट कंपनी को, जो भी कंपनी की सिक्योरिटी अमाउंट डिमांडेड थी, और उसने बोला कि मैं पर्टिकुलर इस जो लोकेशन पे मैं ही वर्किंग करूँगा, अदरवाइज कोई वर्क और अदर वर्क जो एम्प्लॉई है, आपका एम्प्लॉई हो गया या अदर कोई ठेकेदार होगा वो नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, जिसके बदले उनको वो परमिशन दी जाती है। अब इस सिनेरियो में एम्प्लॉय का क्या प्रॉब्लम है या मतलब एम्प्लॉय को क्या नुकसान है और ठेकेदारों को क्या फ़ायदा है और कंपनी को क्या फ़ायदा है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ठेकेदार के लिए फ़ायदा क्या है और ठेकेदारी को कितना अमाउंट देना पड़ता है सिक्योरिटी के डिपॉजिट में, और उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और कितना पैसा पर इंस्टॉलेशन उसको मिलता है।
तो सबसे पहले चलते हैं हम एयर फाइबर की तरफ। एयर फाइबर में अगर हम बात करें, आपको अगर मेंबरशिप लेनी है जियो की, तो आपको 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आपको कंपनी को देना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी मनी। उसके लिए बाद आपको कंपनी आपको एक एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके थ्रू आपको वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है कि जिसमें आपके अलावा कोई और अदर पर्सन काम नहीं करेगा। ठीक है, वो आप अपने तरफ से किसी लड़को को काम करवा रहे तो बात अलग है, बट कंपनी का बंदा उस सिनेरियो में वहाँ पे काम नहीं करेगा, या आप मना कर दे दो तब कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें एचएसपी को यानी कि ठेकेदारों को मिलता क्या क्या है? पर इंस्टॉलेशन, अगर आप कोई भी एचएसपी यानी कोई भी पर्सन उसे हिस्से की ठेकेदारी लेता है तो उसको पर इंस्टॉलेशन मिनिमम 900 रुपये से लेके 1300 रुपये मिलता है एक इंस्टॉलेशन का। सपोज करो कोई भी एचएसपी यानी कोई भी ठेकेदार 3 इंस्टॉलेशन पर डे कर रहा है तो उसको 927 यानी कि 2700 रुपये पर डे छाप रहा है। महीने का हो जाता है मोटा मोटा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये पर एक महीने में कवर कर लेता है, यानी कि उसने जो 60,000 रुपये दिए हैं या 1.5 लाख रुपये दिया है वो 2 से 3 मंथ में कवर कर लेगा अपना पूरा अमाउंट, प्लस बाद में वो फिर इनकम ही कमाता रहेगा जब तक वो उस एरिया में वर्किंग रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो लड़का, अब एचएसपी में अब ठेकेदार अकेला है तो काम नहीं करेगा, अकेला पर्सन, वो क्या करेगा, वो लड़के को हायर करता है। अब लड़के को हायर करने में वो उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ठेकेदार कोई लड़का हायर करता है तो अपने अंडर में वो सबसे पहले सैलरी, देखो जो कंपनी सैलरी देगी वो जाहिर सी बात है ठेकेदार तो इतनी सैलरी देगा ही नहीं, तो वो सैलरी देता है 10 से 15,000 के बीच में। प्लस अगर आप उससे पर इंस्टॉलेशन उसके साथ काम करना चाहते हो तो वो आपको पर इंस्टॉलेशन देगा 250 से 300 रुपये पर इंस्टॉलेशन। तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, अगर आप फिक्स इनकम चाहते हो तो आप सैलरी पे भी काम कर सकते हो उनके साथ में। दूसरी चीज़, अगर आपको चाहते हो कि नहीं भाई मैं फिक्स सैलरी पे नहीं चाहता, मैं जितनी मेहनत करूँ उतना मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो आप पर इंस्टॉलेशन उसके साथ काम कर सकते हो। तो पर इंस्टॉलेशन के साथ में अगर आप काम करते हो तो 300 रुपये जब आपको इंस्टॉलेशन चार्ज मिलता है, तो आप उस इंस्टॉलेशन को अगर अच्छे से आप काम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो पर डे आप 3 से 4 इंस्टॉलेशन मिनिमम कर सकते हो। अगर आपने 3 से 4 इंस्टॉलेशन करते हो तो 1,000-1,200 रुपये तक का आपका इजीली इनकम सोर्स बन जाता है, जिससे में आपका तेल का लगा के 200-250 रुपये आपका तेल का लग जाएगा और आपको 700-800-900 रुपये आपको इजीली बच जाएंगे, जिससे क्या आपको सैलरी से ज़्यादा आप कमा सकते हो। बट अगर आप वहीं चाहते हो कि नहीं भाई तेल का खर्चा वो दे और मुझे फिक्स इनकम चाहिए, तो 10 से 15,000 रुपये जो आपको सैलरी प्रोवाइड करेगा या 17-18,000 रुपये सैलरी जो प्रोवाइड करेगा वो हाईएस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी हायरिंग टाइम क्या रहता है, इसकी हायरिंग क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है इसका हायरिंग टाइम, और एचएसपी के साथ में कंटिन्यूसली हायरिंग चलती रहती है, क्योंकि उनका कोई बंदा आता है, कोई चला जाता है, कोई आता है, कोई चला जाता है, इस तरीके से उनके साथ में काम होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली कोई बंदे को अपने साथ में रख ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो काम का प्रेशर मान लो या आप उसको कंबाइन उनके साथ जो होता है अटैचमेंट मान लो, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो बहुत कम लड़के मैंने अभी तक देखा है 10 महीने के अंदर जो कंटिन्यूसली जिस दिन से आया वो आज तक काम कर रहा हो। बहुत से लड़कों ने छोड़ दिया, बहुत से लड़के आ गए फिर छोड़ दिया, तो इस तरीके से काम उनके साथ में चलता रहता है। तो क्या है, हायरिंग क्या है पर्टिकुलरली चलती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें सैलरी मैंने आपको बताई थी कि सैलरी के हिसाब से आप काम कर सकते हो या पर इंस्टॉलेशन काम कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको काम करना फ़ायदा रहेगा। तो हायरिंग, तो बात करें इनकी क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको एचएसपी में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। अब अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो आपको यहाँ पे आप एचएसपी के साथ में भी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप उनके साथ में भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे चीज़, अगर आपने 12th पास आउट की है तो आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आपने 12th के साथ साथ में कोई डिप्लोमा भी है या आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे काम भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पे देखो, आप पहले क्या, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयर के साथ में एज ए कंपनी की तरफ से काम कर रहे हो तो आपको पीएफ भी मिलता है और ईएसआई भी मिलता है। बट अगर आप एचएसपी के साथ में काम करते हो, ना तो आपको पीएफ कटेगा आपका और ना ही आपको कोई ईएसआई फंड मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये भी एक लॉस मिलता है। बट आपको यहाँ पे इनकम सोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप आपका मनमर्जी से काम कर सकते हो, यानी कि आप पर पीस पे काम कर रहे होते हो, पर इंस्टॉलेशन। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे सैलरी से भी ज़्यादा इनकम सोर्स कमा सकते हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप, और दूसरी एक चीज़ सबसे बेस्ट ये रहती है कि सैलरी, अगर आप कंपनी की तरफ से काम करना चाहते हो तो कंपनी की तरफ से 2 साल में 2 बार ही वैकेंसी निकलती है, यानी कि आपका फरवरी और मार्च अप्रैल में, और एक मई और जून में। तो अगर आप इस बीच में इस बीच में से पहले आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अनएम्प्लॉय हो तो आप एचएसपी के साथ में अभी से ज्वाइनिंग कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब कभी भी कंपनी को आपको मतलब कंपनी में रिक्वायरमेंट आएगी तो आप
आपको अच्छे से वो पिक कर लेंगे और आपको वहाँ से हैंड टू हैंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि कंपनी वालों को भी लगेगा कि इसको लड़के को ऑलरेडी काम आता है, सारा काम आता है, अच्छे से सीखा सिखाया है, तो कंपनी को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिखाना भी नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से उनके साथ में काम भी कर पाओगे। और इस बीच में आपको मैनेजर के साथ में या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में भी अच्छा आपका बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि आपको ज्वाइनिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। एक पॉइंट मैं भूल गया, मैं आपको वो पॉइंट भी जरूर बताना चाहूँगा। अगर आप फाइवर की HSP लेना चाहते हो, यानी फाइवर की ठेकेदारी लेना चाहते हो पर्सनली, तो आपको मिनिमम 3 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, तब आपको फाइवर की HSP मिल सकती है। बट आपको अगर आप लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन जाए एक मात्र सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद में, तो आप इजीली अब नियर बाय अपने कंपनी के ऑफिस में जाइए और उससे बात करिए इस बात में कि मैं HSP लेना चाहता हूँ, यानी ठेकेदारी साझेदारी लेना चाहता हूँ आपकी कंपनी से, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कितना सिक्योरिटी मनी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर में ले सकूँ, जिससे कि मैं आपको उस पर्टिकुलर में मैं काम करूँ, जिससे आप मुझे अपना जो मेरा कमीशन है या जो मेरा पैसा है वो आप मुझे प्रोवाइड कर सको। अब आपको देखो, अगर आप पर्सनली HSP लेते हो तो आपको अच्छी खासी एक इनकम सोर्स लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी, क्योंकि आज की डेट में आप सभी को पता है कि अगर इंटरनेट है तो ज़िंदगी है। 1% अगर पर्सन खाना नहीं खाएगा बट इंटरनेट को ज़रूर यूज़ करेगा, तो इंटरनेट की डिमांड इन फ्यूचर बढ़ती जा रही है। और अगर आप पर्टिकुलर एक एरिया में अगर आपने अभी से ही पकड़ कर ली, तो आप उस एरिया के आने वाले टाइम में राजा बन जाओगे, यानी कि उस एरिया में पर्टिकुलर जितने भी कनेक्शन होंगे, जितनी भी सर्विसेज होंगी, जितने भी इनकम सोर्स होगा इंटरनेट का कंपनी का, वो सभी आपके थ्रू ही होके जाएगा, जिससे कि आप अच्छा खासा आपको कमाई इन फ्यूचर में भी होती रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल है, वो भी 100%। यानी कि आप अगर एयर फाइबर में आप सिक्योरिटी देते हो तो भी आपकी पूरी 100% सिक्योरिटी आपको रिफंडेबल मिल जाती है, और यदि आप फाइबर की सिक्योरिटी देते हो तो आपको फाइबर में भी सिक्योरिटी 100% रिफंड मिल जाती है। अब ये वेरी कर सकता है कि आपका एग्रीमेंट, जब आप सिक्योरिटी देते हो तो किस बेस पे आपका एग्रीमेंट बनता है, यानी कितने आपकी सिक्योरिटी परसेंटेज पे एग्रीमेंट बनता है, रिफंडेबल कितने परसेंटेज है कितने नहीं। तो वो सब चीज़ें अगर जब आप सिक्योरिटी लेते हो तब आप जो मैनेजर हैं वहाँ के या जो हेड मैनेजर हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करके बात करके अच्छी तरीके से तब आप इन चीज़ों पे एग्री करना। दूसरी चीज़, आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ के उसकी एक फ़ोटो कॉपी अपने पास में रख के या उसका फ़ोटो रख के अपने पास में ज़रूर रख लेना, जिससे कि इन फ्यूचर आपको अपने अधिकारों का और अपनी जो सिक्योरिटी मनी का है उसके रिलेटेड जो अधिकार हैं या काम करने की जो कंडीशंस हैं, सर्विसेज हैं या इनकम सोर्सेज है, वो सभी आपको पता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप, मैं चलते चलते ये जरूर कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी कि क्या डिफरेंस है जियो एम्प्लॉय में और HSP में। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे कि हम आपका कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करेंगे, या हो सकता है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एक डेडिकेशन के साथ में आपको पूरी वीडियो भी प्रोवाइड की जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की।